आपको यहाँ पे दिखेगा। हमारा अनुमान था कि 1840 करोड़ के आसपास मुनाफा आना चाहिए, लेकिन रिलायंस जियो का मुनाफा 2331 करोड़ आया है। जैसा कि हम अपने अनुमान में कह भी रहे थे कि टेलीकॉम बिजनेस बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि इस पूरे शटडाउन लॉकडाउन के दौरान टेलीकॉम सर्विसेज में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। तो इनिशियली आपको पता चल रहा है कि 2331 करोड़ का मुनाफा रिलायंस जियो ने कमाया है, हमारे अनुमान से काफ़ी बेहतर है। और रिलायंस की जो टोटल रेवेन्यूज आए हैं वो 1,48,000 करोड़ है, और हमारा अनुमान भी लगभग इतना ही था। तो वो भी आंकड़ा बिल्कुल फिट बैठता है जैसा कि हम उम्मीद करके चल रहे थे, ये है। और जो रेवेन्यू है वो 1,14,000 इस क्वार्टर का है, और पूरे साल का 1,48,000 करोड़ के आसपास बैठेगा। और टोटल जो मुनाफा है 2331 करोड़ रिलायंस जियो का चौथी तिमाही का है। शैल जी हमारे साथ अगर जुड़े हैं, शैल जी चलिए, तो मैं तब तक जियो के और दूसरा आंकड़ा इंतजार करता हूँ, एक राय लेता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मयूरेश जी। मयूरेश जी, जियो से कमाल निकल के आ रहा है। हमारा अनुमान भी था कि इस सेगमेंट से बहुत अच्छे रिजल्ट आने चाहिए, और कम से कम जो अब तक एक नंबर हमारे सामने आया प्रॉफिट का, उसमें ये दिखाई दे रहा है। नहीं नीरज जी, नहीं बहुत बढ़िया आंकड़ा है, क्योंकि अगर ये जियो का नंबर 2321 करोड़ है जैसे आप कह रहे हैं, आई थिंक वो अनुमान और उम्मीद से काफी बेहतर है। और आगे जाके जो लैंडस्केप है, आई थिंक जियो और रिटेल ही ड्राइव करने वाले हैं। तो अगर हम एस्टिमेट्स लगा के बैठे हैं, और हालांकि मैनेजमेंट कमेंट्री सुननी बहुत जरूरी है, पर अगर अगले 2 वर्षों का एस्टिमेट लगाए फ्रॉम एन FY22 परस्पेक्टिव, मान के चलते हैं कि अराउंड 470 to 500 मिलियन ऑड सब्सक्राइबर्स होंगे। जो इनकी आरपू है 128 रुपए की आरपू की पिछले तिमाही में, तो इसमें थोड़ी बढ़ोतरी एक क्वार्टर में डेफिनेटली देखी जानी चाहिए। रेवेन्यू का भी अनुमान है, जो नंबर हमारे सामने आ रहा है 14,835 करोड़। ये जो है जियो का Q4 का रेवेन्यू है 14,835 करोड़। हमारा जो अनुमान था वो 15,000 करोड़ के आसपास था, उससे थोड़ा सा नरम है, लेकिन फिर भी 14,835 करोड़ है। हमारा अनुमान था कि 15,110 करोड़ आना चाहिए। तो ये नंबर भी आ गया है हमारे सामने, रेवेन्यू का भी और प्रॉफिट का। प्रॉफिट में हमने जबरदस्त बीट किया है, और मैं इंतजार करूंगा कि वो आरपू का नंबर है, क्योंकि आरपू बढ़ा हुआ जरूर दिखना चाहिए इसमें, और इसी वजह से प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। मयूरेश। नहीं बिल्कुल नीरज जी, तो आई थिंक जो बॉटम लाइन का नंबर है काफी जबरदस्त है। जो मैं कह रहा था, आई थिंक आरपू का जो इनका रिपोर्टेड नंबर था पिछले तिमाही में 128 रुपए का, वहां पे आई थिंक थोड़ी आसपास ही आरपू आना चाहिए। दूसरा आई थिंक जो आप देखेंगे कि ओवरऑल जो मैनेजमेंट कमेंट्री होगी स्क्यूड होगी जियो की तरफ ही। तो जितने सब्सक्राइबर नंबर्स है, जो सब्सक्राइबर बेस की हम बात कर रहे हैं, FY21 FY22 के 2 वर्षों की बात करें, तो अंदाज यही लगाना चाहिए कि 475 to 500 मिलियन। और जियो यही स्पेस है जो नीरज जी रिलायंस को ड्राइव करेगी अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से। अगर आप एक कंपैरेटिव चेक ले दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक वोडाफोन आइडिया को सर्वाइव करने के लिए जो कि केपेक्स रिक्वायरमेंट है, स्पेक्ट्रम पे आउट्स है, जबरदस्त आपको बढ़ाना पड़ेगा अगले कुछ महीनों में या तिमाहियों में। और जियो इन पर्टिकुलर आई थिंक अगर वो आरपू हाइक से कंजर्वेटिव बेसिस लेते हैं तो 470 मिलियन काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट एंड आरपू एक्सपेक्टेड अराउंड 175 180। एबिटा जो करंट एनुअलाइज बेसिस पे पोस्ट करते हैं, यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो जाएगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जियो का कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस एटलीस्ट ऑन द स्टैंड अलोन बेसिस जो जियो के नंबर्स और आंकड़े जी, नंबर एक बार फिर से याद दिलाऊं, जो जियो का नंबर हमारे सामने है वो 2331 करोड़ है, जो 1350 करोड़ से बढ़कर आया है। हमारा अनुमान 1840 करोड़ का था, उसको इसने बीट किया है। और जो आमदनी है वो 14,835 करोड़ आई है, हमारा अनुमान 15,110 करोड़ का था। तो दोनों ही पैमानों पे आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू लगभग उसी करीब, और प्रॉफिट में हमने बीट किया। शैल जी, जियो के नंबर जो अब तक हमें दिखाई दे रहे हैं वो काफी बेहतर है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं नीरज जी, और मेरे ख्याल से यही किकर चाहिए था बाजार को कि जो 10,000 का लक्ष्य है निफ्टी का, वो आपको मंडे को आता हुआ दिखे। 34% आपने एक शानदार तेजी देखी है इस स्टॉक में अप्रैल के महीने में। लगभग 1113 रुपए के बाद ये आज 1500 रुपए का लक्ष्य छू के हल्के से लाल निशान में आपको बंद होता हुआ दिखा है। तो ये एक रैली जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस जियो के जो शानदार आप नतीजे देख रहे हैं उसकी वजह से है, और एक ट्रांजैक्शन जो फेसबुक के साथ हुआ, जो इस कंपनी ने करार किया, यही कारण है जो आपको एक इतनी अच्छी तेजी नतीजों में भी आती हुई दिख रही है। 9,31,000 करोड़ जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आपने क्लोजिंग लेवल पर आती हुई देखी रिलायंस की इस महीने, उसमें 33% का इजाफा आपको होते हुए देखा है नीरज जी, और आंकड़े आपके पास है।
जी, ओवरऑल जो मुनाफा निकल के आ रहा है रिलायंस का, वो कुल मुनाफा वो आ रहा है 6,348 करोड़। और जो हमारा अनुमान था कि करीब करीब 10,000 करोड़ के आसपास ये बैठना चाहिए, उसके सामने कम है। यानी जो पेट्रोल और रिफाइनिंग का बिजनेस, खासतौर पर रिफाइनिंग का है, वहाँ पे शायद नंबर कम आए, क्योंकि ऑयल प्राइसेस क्रैश हुए थे, ग्लोबल डिमांड काफ़ी कम थी और महीने भर का करीब शटडाउन था पूरी दुनिया में। तो ये जो टोटल हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 6,348 करोड़, और जो हमारा अनुमान था उसके सामने एबिटा लेवल पे 21,782 करोड़ है। यहाँ पे हमने बीट किया है 21,356 करोड़ के सामने। यानी एबिटा लेवल पे अगर हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और नेट लेवल पे कम है, तो आप आसानी समझ सकते हैं कि किस तरीके की हमने मुश्किल को पार किया है। 16% मार्जिन, शायद ये तो कमाल हो गया है। 14.5 के अनुमान के सामने एबिटा मार्जिन 16% हमारे सामने आई है। और जैसा कि हमारा अनुमान था कि 14.5 के आसपास ही आना चाहिए, 14.23 के आसपास आनी चाहिए, ये आई है 16.5%। यानी एबिटा मार्जिन कमाल की है। शैल जी, तो नीरज जी, इस बात का तो यही लक्षण आप देख रहे हैं कि बाजार को अंदेशा था कि किस हिसाब से अर्निंग्स आएंगी, और इसी में आपने जबरदस्त रैली देखी। आपने बात करी जो एक महीने का ग्लोबल शटडाउन था, देखिए वो तो पूरी दुनिया में था, और जाहिर तौर पर जो असर हर अदर कंपनी पे या इकोनॉमी पर आपको आता हुआ दिखेगा, वो आरआईएल उसका हिस्सा बनेगा, उससे अलग नहीं हो सकता। लेकिन एबिटा लेवल पर अगर आप मार्जिन बीट समझ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो बाजार में तेजी आपने पिछले 2 हफ्तों से काउंटर में आती हुई देखी थी, वो आपको शायद बरकरार दिखे मंडे को। कल बाजार बंद है, तो सबसे ज्यादा रिएक्शन जो होगा स्टॉक का, वो आपको आते हुए महीने में दिखेगा। मई की एक्सपायरी में रोल ओवर्स बहुत जबरदस्त तरीके से हुए हैं, और ये उम्मीद की जाती है कि अब कम से कम 10 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जो आपने पहले 29 नवंबर 2019 को देखी थी, वो आपको वापस आती हुई दिखेगी। ये आंकड़े आपके सामने हैं। मयूरेश जोशी साहब से एक राय लेंगे। मयूरेश जी, वैसे ओवरऑल अगर आप नतीजे देखें, उसमें क्वार्टरली प्रॉफिट उम्मीद से कम है, ये जाहिर है कि यही आना था, लेकिन इतना जो आया है 6348 करोड़ रुपए, क्या आप इससे खुश हैं, और बाजार इस पर क्या रिएक्शन देगा? शैलजी, आई थिंक दो चीजें। पहली बात तो आई थिंक टॉप लाइन और बॉटम लाइन आई थिंक इतनी अहमियत नहीं रखनी चाहिए। आई थिंक जो कोर बिजनेस होते हैं और जो एबिटा फ्रंट होती है, आई थिंक दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट नंबर टू बी वॉच्ड आउट फॉर। तो जैसे नीरज जी बता रहे थे, आई थिंक अगर 21,782 का आरपू है 130 रुपए 60 पैसे। ये भी बहुत बढ़िया आंकड़ा है, क्योंकि फोर्थ 128 क्वार्टर जियो का आरपू, जी जी जी, तो आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप आंकड़े में वृद्धि देख रहे हैं, और ये टेलीकॉम मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। यहाँ पर ये एक ऐसा बेसिक पैरामीटर होता है जो यूसेज को और आगे आने वाले समय को दर्शाता है। तो यहाँ पर भी आपको एक बीट आती हुई दिखेगी। जैसे कि मयूरेश जी कह रहे थे कि 128 पहले था, और अब 130 रुपए 60 पैसे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर रिलायंस जियो ने क्लॉक किया है। मयूरेश जी, कंटिन्यू कीजिए। नहीं, ऑन दैट एस्पेक्ट जो EBITDA का एक एब्सोल्यूट नंबर है, आई थिंक दैट्स अ वेरी फिनोमिनल नंबर। क्योंकि टॉप लाइन में हम उम्मीद यही करके बैठे हैं कि आई थिंक जो रिफाइनिंग और पेट्रोलियम, जैसे नीरज जी ने बता दिया, जो बाजार मान के चल रहा है, जो एक वीकनेस देखी जाएगी, जो GRMs में आई थिंक एक सॉफ्टनेस देखी जाएगी, और लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट इज आल्सो ऑफ द बिलीव फॉर द बेटर पार्ट ऑफ FY21, जो ये अगले कुछ तिमाही है, वहाँ पे सॉफ्टनेस देखा जाएगा, बोथ फ्रॉम दी ऑयल टू ऑयल बिजनेस। तो ऑयल टू केमिकल वाला धंधा जो है, वहाँ पे थोड़ी नरमाट देखी जाएगी। हालांकि आई थिंक जो फीडस्टॉक के ऑप्शंस है रिलायंस के पास, उसकी वजह से आई थिंक जो आउट परफॉर्मेंस होगी सिंगापुर GRMs में, वो बेहतर होगी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक द कोर बिजनेसेस जो स्टैंड अलोन बेसिस पे है, वहाँ पे नरमाट आई थिंक इज एक्सपेक्टेड। जो जियो का बिजनेस है, जैसे मैं नीरज जी को भी बता रहा था अभी जस्ट अपनी कमेंट, 130 का जो है आरपू है, जो एक्सपेक्टेशंस है कि जो सब्सक्राइबर बेस 475 टू 500 बिलियन FY22 तक पहुंचेगा। अगर आरपूज बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे जरूर, क्योंकि वोडाफोन आइडिया विल हैव टू इंक्रीज देयर रेट्स टू काउंटर द EBITDA, तो कहीं ना कहीं एयरटेल और रिलायंस को दोनों को आई थिंक अपने आरपूज बढ़ाने पड़ेंगे। अगर 180 190 के भी आरपूज हम मान के चलते हैं, तो जियो का EBITDA फ्रॉम द करंट एनुअलाइज्ड बेसिस कैन गो 2.5 टाइम्स, जो जबरदस्त सपोर्ट करेगा अर्निंग्स को। सो मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। बॉटम लाइन पे आई थिंक एक्सपेक्टेशन से ग्लोबल एनवायरनमेंट में EBITDA फ्रंट पे आई थिंक बीट है, ये मार्केट नंबर देखेगा। और जियो के जो आंकड़े हैं गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक दैट विल शो ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट अलोंग विद रिटेल, जो आई थिंक बिजनेस और अर्निंग्स को जबरदस्त। पहले बोर्ड ने राइट्स इश्यू अप्रूव किया है 1257 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। रिलायंस का जो बोर्ड है, उसने राइट्स इश्यू के जो अप्रूवल दिया है, वो 1257 रुपए प्रति शेयर पे है। जो हम लोग सुबह से खबर ये बता रहे थे कि एक राइट्स इशू आना है,
वो आ गया है, उसको बोर्ड अप्रूवल दे दिया गया है। 1257 रुपये प्रति शेयर पे राइट्स इशू जारी किए जाएंगे। रेशियो का हम इंतजार कर रहे हैं कि वो किस तरह से बाइंग करेंगे आप, लेकिन 1257 का शेयर यहाँ पे आ गया है। मैं यहाँ पे नंबर एक बार समराइज करके रख दूँ, उसके बाद में सुमित और यतीन के पास जाऊंगा जो और नंबर इकट्ठा कर रहे होंगे। देखिए मोटे तौर पे मुनाफा 6,348 करोड़ और टोटल रेवेन्यू 1,36,000 करोड़ आया है। अब इसको अगर आप समराइज करें तो एबिटा आपका 16.5% है, जिसने बीट किया है जबरदस्त तरीके से, यानी 2% से, जो हमारा अनुमान था उससे ज्यादा आया है। और वन टाइम लॉस लिया है 4267 करोड़ का, यानी एबिटा आपका बढ़ रहा हूं मैं, इसीलिए आपको मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि प्राइसेस कम थे। और हम जीआरएम 3 उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा बेहतर आना चाहिए क्योंकि ये नंबर इसी हिसाब से इंडिकेट कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए विकास सेठी जी भी। विकास जी, ओवरऑल जो नंबर इस समय दिख रहे हैं, 1,36,000 करोड़ का रेवेन्यू, 6,348 करोड़ का प्रॉफिट, जियो का प्रॉफिट 2331 करोड़, जिसने बहुत बुरी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया है। पहले 1350 करोड़ था, अब 2331 करोड़ है। हमारा अनुमान था कि 1840 करोड़ आना चाहिए। और आरपू 130 रुपए 60 पैसे। क्लियर है बिल्कुल कि किस सेगमेंट से ग्रोथ आ रही है। नहीं, बिल्कुल नीरज, देखिए जो नंबर्स है, जो सेगमेंट से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे टेलीकॉम का जो सेगमेंट है रिलायंस जियो वाला, वहां से बहुत ही ब्लॉकबस्टर नंबर्स आने की उम्मीद थी और उसी तर्ज पे नंबर्स आए हैं। जो नेट प्रॉफिट का आंकड़ा है वो तो सबके जो हाईएस्ट जो एस्टिमेट थे, जो टॉप एंड ऑफ द एस्टिमेट थे, उसको भी बीट किया है। हालांकि आरपू के फ्रंट पे मुझे लग रहा था 134-35 के आरपू हमको देखने को मिल जाएंगे इस बार, बट वो हुआ नहीं। बट मुझे लगता है ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, इस दौरान अब जो नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब जो अप्रैल टू जून का क्वार्टर है, वहां पे आरपू में काफी अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। बिकॉज एक तो इन्होंने टैरिफ हाइक किया और दूसरा लॉकडाउन के दौरान डेटा का कंजम्पशन काफी हुआ है। तो रिलायंस जियो के परफॉर्मेंस से तो मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ, मुझे बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। बाकी जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे जो नेट प्रॉफिट का आंकड़ा है, चूंकि वहां पे एक घाटा आया है, तो उसको अगर इंक्लूड करेंगे तो इन लाइन विद एस्टिमेट्स है। बाकी जी जी, मेरे ख्याल से सिटी साहब जरा राइट्स इशू पर ज्यादा ध्यान देते हैं। 1257 पर शेयर राइट्स का प्राइस है, जो कि 14% डिस्काउंट है आज के क्लोजिंग प्राइस से। यतिन जी, आप किस तरीके से इस राइट्स इशू को पढ़ रहे हैं? क्या आपने खंगाला प्रेस रिलीज से? आपको मेरी आवाज आ रही है? राइट्स इशू 1257 के प्राइस पे 15 शेयर पर एक राइट्स इशू होगा और प्रोमोटर्स भी एंटाइटल्ड होंगे और साथ ही 54,000 करोड़ रुपए टोटल रेज करने का इरादा है। यतिन, आवाज आ रही है आपको? हाँ नीरज जी, आवाज आ रही है जी। और ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट में एक्सपेक्टेशन ये था कि 25 से 30,000 करोड़ रुपए का राइट्स इशू होगा। तो ये मार्केट के एंटिसिपेशन से बड़ा राइट्स इशू है। कुल मिला के 53,125 करोड़, करीब करीब 53,000 करोड़ का राइट्स इशू होगा। और जैसे कि आप बोल रहे हैं, राइट्स इशू का 25% देना है। राइट्स इशू का आपको ऑप्शन देगी कंपनी के जो कुल आपको निवेश करना है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, उसका 25% आप दे सकते हैं राइट्स इशू में। और बैलेंस जो 75% अमाउंट होगा वो बोर्ड डिसाइड करेगा टाइमलाइंस के तौर पे कि कब कब आपको पैसे देने हैं। तो ये 53,000 करोड़ रुपए जुटाने की जो योजना है राइट्स इशू से, ये फेजेस में होगी। आपको पूरा पैसा साथ में नहीं लगाना है। 25% इनिशियल पैसा दे के जैसे जैसे फेजेस में रिलायंस इंडस्ट्रीज अनाउंसमेंट करेगी वैसे वैसे आपको पैसे चुकाने हैं। और दूसरा सबसे अहम पहलू है कि प्रमोटर्स करीब करीब 50% जो है राइट्स इशू का वो सब्सक्राइब करेंगे फुल्ली, जो उनका हिस्सा है। और इसके अलावा जो अनसब्सक्राइब पोर्शन रहेगा राइट्स इशू में, वो भी वो सब्सक्राइब करेंगे। एक टाइप का अंडरराइटिंग और आश्वासन दिया है प्रमोटर ग्रुप ने कि राइट्स इशू की जो साइज है उनके भाग की वो तो सब्सक्रिप्शन करेंगे ही। इसके अलावा जो अनसब्सक्राइब पोर्शन है उसके भी पैसे जो है प्रमोटर ग्रुप जो है लगाएगा। चलिए, ये राय आपको मिल रही है यतिन जी से भी, जिन्होंने बारीकी से इस चीज को पढ़ा है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जीडीआर का मार्केट देखें तो वहां पर रिलायंस की जो जीडीआर है वो लगभग 3% ऊपर चल रही है, $39.10 पर। वहां से एक हल्का सा आपको हेड्सअप आता हुआ दिखेगा। ये प्राइस आपके सामने आज का क्लोजिंग प्राइस दिखा रहे हैं, लगभग 40 रुपए, जहां पर आपने 1464 रुपए का क्लोज देखा। गौरांग शाह साहब जुड़े हुए हैं अरसे से, वो 3 दशक से रिलायंस इंडस्ट्रीज को ट्रैक कर रहे हैं।
गौरांग साहब, आपकी पहली राय नतीजों पर और जिस हिसाब से राइट्स इशू का रेशियो और प्राइसिंग है, आप उस पर क्या विचार रखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद शैल जी, और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। और संध्या और भी शुभ हो गई है जिस तरीके से नतीजे रिलायंस इंडस्ट्रीज लेकर के आई है। और जो आपका प्रश्न था उसका जवाब देते हुए मेरे ख्याल से जो नए कारोबार है उसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही शानदार योगदान बैलेंस शीट पर दिया है। ज्यादा उम्मीद पेटकेम, रिफाइनिंग या फिर पेट्रोलियम रिटेलिंग के कारोबार से रखना ऐसे माहौल में मेरे ख्याल से समझदारी का काम नहीं होगा। राइट्स इश्यू को लेकर के जिस तरीके से विश्लेषण अभी यतिन जी कर रहे थे, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं तो ये आने वाले समय में मुझे ये दिख रहा है कि राइट्स इश्यू को मेरे ख्याल से निवेशक दोनों हाथों से समेट लेंगे और अनसब्सक्राइब पोर्शन जो है वो शायद नहीं होगा या नहीं के बराबर होगा। तो सोमवार की सुबह मेरे ख्याल से जो आप जिक्र कर रहे थे ऊपर के तरफ के शिखर की 10,000 की, वो मेरे ख्याल से बड़ा योगदान रिलायंस इंडस्ट्रीज के तरफ से आएगा। लेकिन एक बात पर मैं मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है शैल जी, उनके तरफ से ये सुनना चाहूंगा कि वो जो जीरो डेट बनाने का बात करी थी मुकेश अंबानी जी ने, उस पर क्या कामकाज हो रहा है और फेसबुक और जियो को लेकर के जो करार हुआ है वहां पर आगे जाकर के कैसे कामकाज होगा। लेकिन ओवरऑल जैसे आप जिक्र कर रहे थे, काफी लंबे समय से हम निवेश की कवायद कर रहे हैं, आज के तारीख में भी है और आने वाले काफी लंबे समय में भी ये कवायद होगी हमारी। जी, मैं आपको दो अपडेट्स देना चाहता हूं गौरांग साहब। जिस बात पर आपने चर्चा करी, ये मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं न्यूज़ रिलीज से, और यहाँ पर ये लिखा है जियो प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपने फेसबुक का लगभग 10% का निवेश देखा 43,574 करोड़ के लिए, वहाँ पर और ग्लोबल इन्वेस्टर्स से उतने ही साइज के और क्वेरीज आती हुई दिखी हैं। तो आप यूँ समझिए कि अगर और 10% स्टेक बिका तो उसी लेवल पर बिकेगा लगभग 43,000 करोड़ के आसपास। और जो कैपिटल रेज है वो पूरा हो चुका है 1,04,000 करोड़ का फर्स्ट क्वार्टर 2020 का। ये बात हो रही है राइट्स इशू की। और साथ ही साथ एक बहुत ही जरूरी चीज, सऊदी अरामको का जो $15 बिलियन का ट्रांजैक्शन था, वहां पर यह कहा जा रहा है कि ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस ऑन ट्रैक है। तो ये वाली बात आपको और भाएगी, जिस हिसाब से आप कह रहे थे कि जो फ्री डेट स्टेटस है वो कब तक आएगा और उसका क्या जरिया होगा। तो ये तीन चीजें हैं। और ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म पे उसी वैल्यूएशन या उससे ज्यादा पर अपना इंटरेस्ट बताया है। सऊदी अरामको की जो ड्यू डिलिजेंस है वो चल रही है। और ये जो कैपिटल रेज की बात है 1,04,000 करोड़, वो फर्स्ट क्वार्टर 2020 पर आता हुआ आपको दिखेगा। यतिन जी, आप कुछ और बारीकी से ढूंढ पाए? नीरज जी, आपके पास कुछ है? देखिए शैल जी, अगर आप इजाजत दे तो मैं इसके बारे में बात करूं। जी फरमाइए। हाँ शैलेंद्र जी, जैसे कि आपने कहा है कि 1,00,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। और मुझे लगता है जैसे कि हम बता रहे थे, चाहे क्रेडिट स्विस हो, चाहे मॉर्गन स्टैनली हो, दिग्गज ब्रोकरेजेस हो, सभी ने बताया है कि जो री-रेटिंग रिलायंस का यहाँ से होगा वो डी लेवरेजिंग थीम पे होगा। और मेरे हिसाब से रिलायंस ने अपनी सेल्फ सफिशिएंसी की ओर ध्यान दिया है। अगर आप जियो प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो जियो प्लेटफॉर्म्स ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि फेसबुक जिस प्रकार से 44,000 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहा है, ऐसे ही दूसरी ग्लोबल कंपनीज का भी लेटर ऑफ इंटेंट आया है सिमिलर अमाउंट रेज करने के लिए। तो ये जो स्टेक सेल हुआ है, 10% हिस्सेदारी जो रिलायंस जियो ने बेची है, फेसबुक के अलावा दूसरी जो ग्लोबल कंपनीज है उन्होंने भी इंटरेस्ट बताया है। ये पॉइंट नंबर 1 है प्रेस रिलीज का। पॉइंट नंबर 2 है कि 1,00,000 करोड़ के ऊपर की राशि जो है क्वार्टर 1 ऑफ FY20 में आने वाला है, FY21 में आने वाला है। तो ये राइट्स इश्यू, फेसबुक इन्वेस्टमेंट्स और बीपी के 7,000 करोड़ मिला के ये पैसे आने वाले हैं जो पूरी तरह से डीलेवरेजिंग की ओर जाएंगे। नंबर 2 और नंबर 3, जैसे कि आप बता रहे थे, सऊदी अरामको का ड्यू डिलिजेंस ट्रैक पे है, वहां से भी निवेश आने की संभावना है। तो जिस प्रकार से बैलेंस शीट डीलेवरेजिंग की थीम पकड़ में आ रही है, उस हिसाब से जो जीडीआर में रिएक्शन आ रहा है, जैसे कि आप बता रहे थे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बैलेंस शीट पे फोकस किया गया है इस क्वार्टर के नतीजों के अलावा। जी, तो एक बार आपके सामने फिर से रख दूं, दोहरा दूं पूरे नंबर्स जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के।
जियो ने प्रॉफिट दिखाया है 2331 करोड़ का और उनका रेवेन्यू हुआ है 14,835 करोड़ का। और साथ ही जो ओवरऑल नंबर है वो 6,348 करोड़ का प्रॉफिट और 1,36,000 करोड़ का रेवेन्यू है Q4 का। राइट्स इशू के डिटेल्स ये है कि 15 शेयरों पर एक राइट्स इशू आपको मिलेगा, 1257 रुपये उसका प्राइस होगा। 25% आपको अपफ्रंट पेमेंट करना है, उसके बाद स्टैगर्ड वे पेमेंट होगा और 53,125 करोड़ रुपए कुल रेज किए जाएंगे और इसमें प्रमोटर भी पार्टिसिपेट करेंगे, यानी अनसब्सक्राइब होने की कोई चांसेस नहीं है। और इसके साथ ही 6.5 रुपये प्रति शेयर आपको डिविडेंड भी यहाँ पे मिलेगा और कंपनी वन टाइम लॉस 4,267 करोड़ का रखा है। ये एक स्नैपशॉट आपके सामने मैंने रखा कि रिलायंस के अब तक के जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, तकरीबन सारे सेगमेंट से आ गए हैं। अभी रिटेल का सेगमेंट एक हमारे पास और है जिसमें हम आपको बताएंगे कि वहाँ से किस तरीके की ग्रोथ देखने को मिली और किस तरीके के मार्जिन हमने मेंटेन किए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। और जैसा कि शैली बता रहे हैं कि GDR ऊपर चलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट इस रिजल्ट्स को किस तरह से ले रहा है। एक बहुत छोटा सा विराम यहाँ पे मुनाफा आया है। रेवेन्यू भी 14,835 करोड़ यहाँ पे देखने को मिला है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज का ओवरऑल नंबर अगर आप देखेंगे तो 6,348 करोड़ का मुनाफा आया है, जो हमारे अनुमान से थोड़ा कम है क्योंकि दुनिया भर में शटडाउन और लॉकडाउन की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन रेवेन्यू 1,36,000 करोड़ अनुमान के लगभग बराबर या उससे थोड़ा सा आप कम कह सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मार्जिन फ्रंट में जबरदस्त तरीके से उछाल हुई है। 14.5 के अनुमान के सामने 16% का एबिटा मार्जिन हमने रखा है। वन टाइम लॉस भी हमने 4267 करोड़ का यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। लेकिन चौंकाने वाले नतीजे आपको रिटेल की तरफ से मिलेगा। रिटेल का मार्जिन 5.2 से बढ़ के 7% हो गया है और रिटेल का रेवेन्यू 38,211 करोड़ है, जो YOY अगर आप देखेंगे तो उससे 2,000 करोड़ रुपए हमने बढ़ाया है यहाँ पे। और मार्जिन भी एबिटा लेवल पे 7.8% है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो 6.8 थी, तो वहां पे भी बीट है। पेटकेम के इलाके में आप आइए, पेटकेम का मार्जिन 18.4% है, जो हमारा लगभग अनुमान था 19% के सामने, तो वहां पे हल्का सा है, जो कि पहले से आप कह रहे थे कि पेटकेम का बिजनेस लगभग ऐसा ही रहेगा। रिटेल के लिए बड़ी खबर राइट्स इशू के तौर पे आई है। राइट्स इशू का ऐलान हो गया है और राइट्स इशू जो आपको मिलने वाला है उसमें हर जो है 15 शेयर के बदले एक आपको राइट्स इशू मिलेगा। उसका भाव होगा 1257 रुपए और 25% रकम आपको अपफ्रंट देनी होगी, उसके बाद स्टेगर्ड वे में देनी होगी। साथ ही 53,125 करोड़ रुपए राइट्स के जरिए जुटाए जाएंगे और प्रमोटर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ ही 6.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया गया है। परिचय करा दें आपका मेहमानों से जिनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं शैलेंद्र भटनागर, जो बहुत लंबे समय से इसको ट्रैक कर रहे हैं और CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर हैं। साथ ही विकास सेठी जी हैं, जो सेठी फिनमार्ट के हैं। गौरांग शाह है BNP पारिबा के, बहुत लंबे समय से रिलायंस को ट्रैक कर रहे हैं। मयूरेश जोशी हैं, जिमोनील के रिसर्च हेड हैं, उनसे बात करेंगे। और साथ ही 2 हमारे सहयोगी रिसर्च चैनलिस्ट यतिन मोहता, जो लगातार आपको राइट्स इशू की खबर दे रहे थे और अब उस पर सामने आपके खबर आ चुकी है, तो उनसे बात करेंगे। और उसके साथ ही सुमित मेहरोत्रा, जो पूरा रिसर्च हमारे सामने पेश कर रहे थे रिलायंस का कि कहां कैसे किस नजरिए से देखा जाए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, सबसे बड़ी खबर तो मुझे लगता है रिटेल के लिए आई है कि उनको राइट्स इशू मिलेगा। करंट प्राइस से डिस्काउंट पे तो मिलता ही है, काफी अच्छे डिस्काउंट पे, और अच्छी बात यह है कि वो 25% ही रकम देनी है शुरुआत में। बिल्कुल, तो इसके पीछे एक लंबा कारण है नीरज जी। सबसे पहली बात तो 14% डिस्काउंट पर 1 से 1:15 के रेशियो पर आपको राइट्स इशू मिल रहा है और सिर्फ 25% आपको पैसा अपफ्रंट देना है। हालांकि जो रिलायंस के प्रमोटर्स हैं वो पूरा पैसा आपको डालते हुए दिखेंगे। नीरज जी, जो 3 बातें इस स्टॉक को शायद आगे की तरफ मंडे को चलाएंगी, मैं सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहता हूं। आप देखिए, बात हुई है जियो प्लेटफॉर्म पर, जहां आपने 2 हफ्ते पहले एक ट्रांजैक्शन देखा, 9.99% स्टेक सेल, 43,570 करोड़ की जो फेसबुक ने खरीदा है। वैसे ही उतने ही साइज के आपको और ग्लोबल इन्वेस्टर्स से इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इस क्वार्टर में बढ़कर 130 रुपए 60 पैसे हुआ है। दूसरा जो एक गाइडेंस दी गई है वो ये है कि अरामको, सऊदी अरामको जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, उन्होंने कहा था कि रिफाइनरी में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिजनेस की 15% स्टेक खरीदेंगे। उसकी ड्यू डिलिजेंस बिल्कुल ठीक तरीके से पाथ पे चल रही है। और तीसरी बात, जो एक सरकार से NCLT से अप्रूवल मिला है कि ऑयल और केमिकल्स बिजनेस को कार्व आउट किया जाए एक इंडिपेंडेंट बिजनेस में। तो ये 3 चीजें हैं, राइट्स इशू के जो डिस्काउंट है उसके साथ साथ जो शायद रिलायंस के स्टॉक को
इस महीने जो कि 33% आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, आगे आने वाले महीने में आपको तेजी दिखाता हुआ दिखेगा। नीरज जी, सब दो मेहमान खास बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गौरांग जी, ओवरऑल रिजल्ट और इस राइट्स इशू की खबर पर आपकी नजर किस तरह पड़ रही है? तो अभी अभी कुछ जिक्र हो रहा था, मेरे ख्याल से इतिहास कैसे फिर से रचाना ये बखूबी कंपनी भी जानती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और उनके मैनेजमेंट भी जानते हैं। और मेरे ख्याल से सैल जी ही जिक्र कर रहे थे कि पहले आरपीएल और आरपीपीएल करके नामक दो कंपनियां थी जहां पर यह सिलसिला शुरू हुआ था किश्तों में पैसा भरना। और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है नीरज जी के आप एक अच्छी कंपनी के शेयर निवेशकों को किश्तों में दे, ताकि जो वित्तीय मुआवजा है या भार है उन पर पड़े नहीं, और उसके साथ साथ आपको एक अच्छी कंपनी में निवेश करने का मौका मिले और पीढ़ी दर पीढ़ी आप इसको सिर्फ हाथ बदलते जाए। जहां तक रहा सवाल नतीजों का, तो मैं बिल्कुल सहमत हूं मयूरेश की बात से और आपकी बात से और नीरज जी की बात से और शैल जी की बात से, और जिस तरीके से विश्लेषण यतीन जी भी कर रहे थे कि जो उम्मीद थी उस पर खरे उतरे हैं। पुराने बिजनेस को लेकर के मेरे ख्याल से जिस तरीके का माहौल है उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन नए बिजनेस जियो, डिजिटल, रिटेल, आने वाले समय में फेसबुक के साथ करार, ड्यू डिलिजेंस अरामको का निर्णायक तरीके से होना, और उसके साथ साथ अगर सोने पे सुहागा अगर आपको देखना है तो 6.5 रुपया प्रति शेयर डिविडेंड। तो मैं ये सब चीज को मिलाकर के देखता हूँ नीरज जी, तो मुझे लग रहा है कि निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है आने वाले समय में नए कारोबार को लेकर के। और ये जो वर्क फ्रॉम होम माल हुआ है, तो जो आरपूज है वो मेरे ख्याल से आने वाले इस वित्तीय साल के पहले तिमाही के नतीजे में और आने वाले कई नतीजों में आपको सुधार आते हुए दिखेगा। काफी लंबे समय से हमने कवायद की है इसमें निवेश करने की, और वो आज के तारीख में भी बरकरार है और आने वाले भविष्य में भी ये कवायद जो हमारी है वो बरकरार रहेगी। जी मयूरेश जी, एक चीज जो जीआरएम की हम लोग चर्चा करते हैं, एक कंपनी ने बीट किया, चल जा रहा हूँ एक मिनट में, बीट किया है इसने, $8.9 का जीआरएम आया है। बाजार को ऐसा लग रहा था, अनुमान था कि 7.8 आएगा, लेकिन उसके सामने 8.9 आया है और पिछले तिमाही में 9.2 था, यानी बिल्कुल उसके करीब। और हमने अपनी पहले की जो हम लोग इसकी प्रीव्यू कर रहे थे उसमें हम ये कह रहे थे कि जीआरएम को हेज करके चलती बड़ी कंपनियां, यानी जो सेलर होता है उसके साथ पहले इनका टाइप होता है, इसलिए जीआरएम में बचाव कर सकते हैं। और वो है आपको सामने दिख रहा है कि जीआरएम मार्केट की एक्सपेक्टेशन से जबरदस्त ऊपर है, ये 8.9 लगभग आप पिछले क्वार्टर के बराबर कह सकते हैं। शायद आप कुछ कह रहे थे? जी नीरज जी, बस मैं ये बताना चाहता था कि पिछले 3-1 दशक में मैंने 4 या 5 आईपीओ इश्यूज ट्रैक किए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के या इनकी ग्रुप कंपनीज के, और हमेशा टूट के पैसा मांगा जाता था। रिलायंस पॉलीप्रोपिलीन और रिलायंस पॉलीइथाइलिन, ये जो दो आईपीओज आए थे, इनको इलू पीलू के नाम से बाजार में जाना जाता था। 10 रुपए का फेस वैल्यू था और 4 बार 2.5 रुपए मांगे गए थे ताकि निवेशकों को कोई परेशानी ना हो। इस समय आप देखिए सबके पास कैश और लिक्विडिटी नहीं है, तो कौन सा आदमी ऐसा होगा जो 1257 रुपए एकदम सामने दे देगा। इसीलिए उसको ये सुविधा दी जा रही है कि आप 25% दीजिए जैसे ही आपकी क्षमता हो, और जब जब रिलायंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत होगी तो ये पैसे आपसे मांग लिए जाएंगे। तो इसके पीछे ये कारण है कि आप रुक के पैसा मांगिए ताकि इन्वेस्टर आपके सामने लंबी अवधि तक रहे, ना उसे परेशानी हो और आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी आता हुआ दिखे। तो अगर आप 1257 पर पैसा लगाते हैं और 1464 प्राइस फिलहाल है, ये कहीं बीच में आके बैठता है, और अगर आगे आने वाले ट्रांजैक्शंस आपको आते हुए दिखते हैं तो आप सिर्फ एक कॉल ऑप्शन का 25% प्राइस दे के आप एक लंबी अवधि का ट्रेड खेल सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। शायद इसके पीछे ये सोच थी, बस मैं ये बताना चाह रहा था। इसे आता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्ले हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है रिटेल वाले पे? बिल्कुल नीरज जी, मैं आप सभी को सुन रहा था, तो मोर और लेस सभी पॉइंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। जहां तक रिटेल का सवाल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस है रिलायंस के लिए, और रिलायंस के जो दोनों कंज्यूमर वाले बिजनेस है, रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो, दोनों ही अच्छा कर रहे हैं। और ये जो पिछले क्वार्टर के नतीजे, इसमें चूंकि लॉकडाउन सिर्फ 22 मार्च को एप्लीकेबल हुआ था तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट मुझे लगता है करंट क्वार्टर में रिटेल को जरूर थोड़ा नुकसान होगा, काफी नुकसान होना चाहिए, बिकॉज एसेंशियल गुड्स के अलावा बाकी सब रिटेल स्टोर बंद है। बट इवन अदरवाइज रिटेल एक
एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है रिलायंस का। और जिस तरह से ये फेसबुक और रिलायंस के बीच में डील हुई है, मुझे लगता है ये जो व्हाट्सएप के जरिए जियो मार्ट का भी जो प्लेटफॉर्म रहेगा, तो उस सबका बहुत बड़ा फायदा रिलायंस रिटेल को आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में जब चीजें नॉर्मल हो जाएगी तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन रिलायंस रिटेल एज वेल एज रिलायंस जियो। और मुझे लगता है जो कदम आज मैनेजमेंट ने उठाए हैं, चाहे वो राइट्स इशू के जरिए 53,000 करोड़ जुटाना है या फिर फेसबुक के साथ जो डील करी है, मुझे लगता है जो भी पॉइंटर्स है वो बिल्कुल डेट कम करने की ओर है, जो कि एक सिर्फ चिंता का विषय रिलायंस के साथ वही है। और मुझे लगता है ये जैसे उन्होंने मुकेश अंबानी जी ने पिछले एजीएम में कहा था भाई 2021 कर्ज मुक्त कर देंगे, तो उसी राह पे चल रहे हैं और उसका एक डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रिलायंस के स्टॉक में ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म बिल्कुल देखने को मिलेगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखने को मिलेगा। शायद जी मैं आपके साथ पास आ रहा हूँ कुछ पॉइंट्स रखते हुए। एनुअल एबिटा जो है उसने 1 लाख करोड़ क्रॉस किया है पहली बार, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। डिजिटल सर्विसेज का जो रेवेन्यू है, जो एबिटा है माफ कीजिएगा, वो 6,500 करोड़ पहुंच गया है। ये इसने बीट किया है 42% से YoY। और इसके साथ ही रिकॉर्ड एनुअल रेवेन्यू राइज हुआ है 40% का। तो हर फ्रंट पे अगर इसके नतीजों को आप देखें तो बीट है। अब जिन लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा रिफाइनिंग और पेटकेम की बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं उनके लिए भी बात करूंगा। हमारा जो पेटकेम का एबिट मार्जिन है वो 18.5% है इस चैलेंजिंग टाइम में, जो कि पहले 19% था, वहां से हल्का सा कम हुआ है। रेवेन्यू 32,000 करोड़ का है जो पहले 36 था, फिर मैं कहूँगा इसने चैलेंजिंग टाइम में। और रिफाइनिंग मार्जिन जो हमने देखी, जीआरएम ने आपको बताया कि हमारा $8.9 का आया है। तो उस सेगमेंट से भी हमें निराशा नहीं हुई है जहां पे हमें डर था कि ग्लोबल ऑयल की इंडस्ट्री जिस तरीके से बिहेव कर रही है वहां पे भी है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड इस क्वार्टर में भी और इस फाइनेंशियल ईयर में बने। सैल जी जी, तो नीरज जी सिर्फ और सिर्फ इंतजार कीजिए मई के मध्य का या उससे पहले 3 मई के आसपास, जब आप देखेंगे कि हमारे देश के कई ऐसे हिस्से हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको खुलते हुए दिखेंगे। बाहर विदेश में, चाहे वो फ्रांस हो या जर्मनी हो, पूरा वेस्टर्न यूरोप हो, अमेरिका हो, यूके हो, वहां पर भी आपको एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिकअप होती हुई दिखेगी। एयरलाइंस दोबारा वापस चलती हुई दिखेंगी। ये जो हमने 2 महीने का जो परेशानी वाला माहौल देखा, जहां पर ग्लोबल ऑयल्स का जो साइकिल है वो बिल्कुल आपको खत्म होता हुआ दिखा या ध्वस्त होता हुआ दिखा। आप खुद ऑयल को इतना ज़बरदस्त तरीके से ट्रैक करते हैं, -$37 पर बैरल एक हफ्ते पहले ही था, वो वापस आपको आता हुआ दिख रहा है। तो ये साइकिल दोबारा ऊपर की तरफ घूमती हुई आपको दिख रही है। लेकिन इस गिरी हुई साइकिल में अगर आपने इतना अच्छा काम किया है तो आप ये मान के चलिए कि आगे आने वाले समय में कितना बेहतरीन आप प्रोडक्शन दिखाएंगे। दूसरी बात मैं यतिन जी के साथ जोड़ना चाह रहा था कि अगर कोई और ग्लोबल इन्वेस्टर आ जाता है उसी वैल्यूएशन पर जिस पर फेसबुक ने 10% स्टेक लिया था रिलायंस जियो पर, तो आप देखिए स्टॉक में एक और किकर लगेगा। 2 बातें समझिए। देखिए, हमारा देश फेसबुक के लिए 3 सबसे बड़े जो उनके अहम प्रोडक्ट्स हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक की अपनी वेबसाइट, सबसे बड़ा मार्केट है। हम सब छुट्टी के दौरान या रात को जाते वक्त या दिन में आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, डेटा कंजम्पशन देखिए कितना बढ़ रहा है। तो एक देश ही हमारा ऐसा है जो दुनिया की सबसे यंग कंट्री है और यहाँ पर डेटा बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको शूट करता हुआ दिखेगा। मैंने 3 साइकिल्स देखी हैं, हॉकी स्टिक कर्व। सबसे पहले सॉफ्टवेयर सर्विसेज का ग्रोथ, फिर फिजिकल वॉइस टेलीकॉम का ग्रोथ और तीसरा डेटा यूसेज। अगर रिलायंस जियो इस वेव को और अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिखा रहा है तो जो यतिन जी आपको शेयर के आंकड़े देते हैं 1750-1800 रुपए जो टारगेट्स हैं, वो आपको बहुत जल्दी ही आते हुए दिखेंगे। इसलिए नीरज जी सिर्फ और सिर्फ रिलायंस जियो के बिजनेस पर ध्यान दीजिए। यही वो हीरा है जो आपको और बड़ा होता हुआ दिखेगा आगे आने वाले 1-8 साल में। परफेक्ट। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसे सही आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो हमारी आपकी लाइफ को चेंज करके रख रही है। और ये जो बिजनेसेस हैं डेटा के और आपके हमारी ज़िंदगी के, वो फ़र्क डाल रहे हैं, उसी को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। जो आपने भी बात सही कही कि फेसबुक भी इसी चीज़ को अच्छे से समझ रहा है कि कैसे इसको प्ले अप करना है। अच्छा, वेरी क्विकली जरा टारगेट भी तो ले लो। तीनों हमारे जो बड़े बड़े मेहमान बैठे हुए हैं, एक एक लाइन में सर बताइए क्या टारगेट है इसका आप लोगों के लिए,
पहले मयूरेश जी आप फटाफट। सो नीरज जी, डेटा इज द न्यू ऑयल, परफेक्ट कहा आपने और शैल जी ने। तो यहाँ से आई थिंक अच्छी बढ़त आनी चाहिए। एक 15 से 20% की अपसाइड रिलायंस बिल्कुल दिखा सकता है अगले 1 से 1.5 वर्ष में। सेठी जी आपका टारगेट। नीरज जी, मैं इस स्टॉक पे बहुत ही निचले लेवल से बुलिश रहा हूँ। मुझे लगता है ये सब डेवलपमेंट के बाद आने वाले 1 साल के अंदर वी कुड सी लेवल्स ऑफ 2000 रुपीज ऑन द स्टॉक। 2000 का। और गौरांग सर आपका। तो मैं मयूरेश की बात से थोड़ा विपरीत सोच रखूंगा। डेटा इज द न्यू गोल्ड और लक्ष्य होगा करीबन 1850। 1850 का टारगेट लेके आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है कि राइट्स इश्यू है आपके पास मौका, अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आपको सस्ते में और शेयर मिल रहा है और पूरा पैसा एक साथ नहीं देना। सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पे कि आपकी जेब एकदम से खाली नहीं होगी, आपको मौका दिया जाएगा कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके इसको खरीदारी करें। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। समराइज कर देता हूँ आपके लिए एक लाइन में। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बार फिर से सरप्राइज